हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। बिलावल भुट्टो की सरबराही में वफ्द पाकिस्तान का मुकदमा लेकर अमेरिका के बाद अब बरतानिया में मौजूद है। अमेरिका को भारत को मुज़ाकरात के लिए कान से पकड़कर भी लाना पड़ा तो वो लाएंगे। बिलावल जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा दावा कर दिया। अमरीकी खारजा के बयान का भी खैर मकदम किया। दूसरी तरफ अमरीकी तर्जुमान ने एक बार फिर सदर ट्रंप की तरफ से कश्मीर पर पाक भारत मुज़ाकरात के लिए अंदिया दे दिया। बरतानिया के अहम सिफारती दौरे पर हम एक्सक्लूसिव गुफ्तगू करेंगे लंदन से सीनियर सहाफी मुर्तजा अली शाह के साथ। इसके अलावा पीटीआई लीडरान की तरफ से ईद से पहले रिहाई के दावे करने वालों को ईद के बाद भी रिहाई ना मिल सकी। बानी पीटीआई की रिहाई ईद के बाद भी मुमकिन ना हो सकी। अलकादिर ट्रस्ट केस आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ना सुना जा सका। इसकी वजह क्या बनी, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। और बजट 2025 महंगाई का मजीद तूफान ले आया। चॉकलेट, गाड़ियां, पेट्रोल, सोलर पैनल्स मजीद महंगे होने का इम्कान। बजट के बाद होने वाली मुमकिन महंगाई के इशू पर भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं जो पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक मिशन बिलावल भुट्टो की सरबराही में अब अमेरिका के बाद लंदन में मौजूद है। इस हवाले से बात करते हैं। सीनियर सहाफी मुर्तजा अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं लंदन से। अस्सलाम वालेकुम मुर्तजा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जी वालेकुम सलाम। जी मुर्तजा बताएगा, अब अमेरिका के बाद जो है लंदन है ये डिप्लोमेटिक मिशन, हम देख रहे हैं हर जगह जो है वो इसकी खबरें चल रही हैं। किस तरह जा रहा है ये दौरा, क्या नुक्ता नजर जो है ये पैनल हमारा जो वहां पर मौजूद है ये पेश कर रहा है, और इसके अलावा सहाफी या जिन जिन लोगों से भी मुलाकातें हो रही हैं वो भी क्या सुनना चाह रहे हैं, किस किस्म के सवालात हो रहे हैं? जी यहाँ पे जो डिप्लोमेटिक मिशन आया था वो अब से तकरीबन ये 9 में बस, सॉरी 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा, ये वीडियो चल गई। डिप्लोमेटिक मिशन जो यहाँ पे आया था अब से थोड़ी देर पहले वो यहाँ से ब्रसल्स के लिए रवाना हो गया। आज उनका कंक्लूडिंग डे था यहाँ पे, और उसमें ब्रसल्स जाने से पहले यहाँ पर बिलावल भुट्टो और उनकी जो डेलीगेशन है उनका, उन्होंने यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब किया। पाकिस्तान हाई कमीशन में 2 दिन उन्होंने गुजारे हैं यहाँ पे। मंडे और ट्यूसडे का ये भरपूर उन्होंने दिन गुजारे हैं, जिसमें हमने देखा कि बिलावल भुट्टो का जो दिन है वो तकरीबन शुरू हो जाता था उनका जो ऑफिस टाइम स्केड्यूल उनका सुबह तकरीबन 8:30 बजे, जिससे सबसे पहले वो मीडिया इंटरव्यूज का राउंड देते थे, फिर रात को तकरीबन 10-11 बजे तक वो नॉन स्टॉप इसमें बिजी रहे हैं, जिसमें उन्होंने BBC को, स्काई को, अल जजीरा को, फाइनेंशियल टाइम्स को और इस तरह 2-3 और यहाँ पे बड़ी पब्लिकेशन है जिनको उन्होंने इंटरव्यूज दिए, पाकिस्तान के केस उनके सामने पेश किया। और उसके अलावा उन्होंने जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है उनसे भी मिले, कम्युनिटी के लोगों से मिले। और जो 2 यहाँ पे बड़े थिंक टैंक्स हैं, IISS है और चैटम हाउस, वहां पर बिलावल भुट्टो ने वहां पर जो स्पीचेस भी दी और वहां उन्होंने क्वेश्चन आंसर भी दिए। जी जी, अब हम देख रहे हैं कि बिलावल जो हैं वो इस वक्त सेंटर ऑफ अटेंशन जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। उन्होंने जिस किस्म के इंटरव्यूज़ दिए अमेरिका में भी, फिर अब लंदन में भी, कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी दे देते हैं कि वो फिर बार बार हम देखते हैं कि मीडिया पे नज़र आती हैं। जैसे उन्होंने कहा कि वो एक इंटरव्यू में कि मोदी जो हैं वो टीमू वर्जन है नेतन्याहू का। अब उन्होंने कहा कि अमेरिका को जो है अगर कान से भी पकड़ कर लाना पड़े इंडिया को तो वो लेकर आएंगे। फिर कश्मीर इशू पे जो है वो बार बार अमेरिका भी बात कर रहा है, बार बार मेंशन कर रहा है। लंदन में जो भारतीय लॉबी है वो कैसे देख रही है इन स्टेटमेंट्स को? देखिए, भारतीय लॉबी के लिए तो ऑब्वियसली ये अपसेटिंग है, इसलिए कि भारतीय लॉबी ने उन्होंने पहले अपना जो डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव है वो लॉन्च किया था, जो पहले वॉशिंगटन में था, फिर लंदन में था। लेकिन लंदन में हमने ये बड़ा क्लियरली देखा है कि जो एक्टिविटी पाकिस्तानी डेलीगेशन ने की, वो जो भारतीय डेलीगेशन था उसकी एक्टिविटी उससे बहुत कम थी। यानी बिलावल भुट्टो को मीडिया इंटरव्यूज भी ज्यादा मिले। उन्होंने यहाँ 2 थिंक टैंक से उन्होंने बातचीत की। वहां पर जो इंडियन डेलीगेशन है उनको भी उन दोनों थिंक टैंक्स में बुलाया गया, वो उन दोनों थिंक टैंक्स में नहीं गए। और जो बाकी जो पार्लियामेंट जो स्पीकर ऑफ द हाउस है यहाँ पे, उनसे इंडियन डेलीगेशन की भी मुलाकात हुई, बिलावल की भी हुई। उन्होंने भी जो प्रो पाकिस्तान यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके साथ मुलाकात की, पाकिस्तान जो बिलावल ने भी की। लेकिन जो बिलावल की जो मीडिया इंटरव्यूज में जो थिंक टैंक्स है वो क्लियरली जो इंडियन डेलीगेशन है उससे उनकी एंगेजमेंट बहुत ज्यादा रही है। और अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी भी रही है कि बिलावल का एक जो मतलब एक इंडिया की बट थी शाशी थरूर पे कि शायद वो बहुत बड़ा कुछ कर जाएंगे, लेकिन उनसे वो हो नहीं सका। बिलावल की एक तो यंग है, वो आर्टिकुलेट है, और यहाँ से उनके एक अपनी पूरी लेगेसी है। यहाँ पे जो मतलब देखा जाए तो जो बरतानिया में खासतौर पे अगर यहाँ पे किसी की रिकग्निशन है बहुत बड़े लेवल पे,
मीडिया में और यहाँ की जो मतलब थिंक टैंक्स में दीगर जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन में वो बेनजीर भुट्टो की थी या इमरान खान की है। और जो बिलावल भुट्टो है उनको इस हवाले से यहाँ पे एक बड़ा एक डिफरेंट तरीके से देखा जाता है कि उनकी माँ, उनका जो है ना वो दादा कौन था, उनकी माँ कौन थी, और फिर ये कि वो टेररिज्म के विक्टिम था। और ये चीज बिलावल ने यहाँ पर बड़ी एम्फेसाइज की कि जो पाकिस्तान के ऊपर जो इंडिया एलिगेशन लगाता है टेररिज्म के हवाले से, तो उनका अपना केस ये था कि टेररिज्म का विक्टिम तो सबसे पहले मैं खुद पर्सनली मैं विक्टिम हूँ, मेरी पूरी फैमिली टेररिज्म की विक्टिम है। जो कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी स्टेट ने फेस किया टेररिज्म और पाकिस्तानी स्टेट ने उसको बैटल किया, आज तक उसको लड़ रहे हैं। और ये पाकिस्तानी एज अ स्टेट दुनिया को महफूज बनाने की एक जो जंग है वो लड़ रहा है। तो ये जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू था बिलावल का, मेरा ख्याल है, मेरी ओपिनियन में, और जो मैंने देखा वो काफी बेहतर तरीके से उन्होंने वो प्रेजेंट किया। जी मुर्तजा जी बिल्कुल, एक सियासी बैकग्राउंड जो है वो जरूर है बिलावल का और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो है वो उनके साथ जुड़ जाता है, लेकिन आपके ख्याल में मीडिया का कंट्रीब्यूशन भी काफी है इसको कवर करने में? क्योंकि मैं देख रही थी बिलावल साहब जो हैं वो भी तारीफ कर रहे थे मीडिया की। जी, उसमें मीडिया ने तो ऑब्वियसली बड़ा, आपको पता है जब जंग हो तो मीडिया तो फिर वो एक पास लाइन लेके चलता है। तो यहाँ पर जो इस वक्त चूंकि अगर ये सियासी बातचीत हो रही होती तो आप देखते कि वो जो क्वेश्चन है, जो प्लेयर है, वो बड़ा डिफरेंट होता एज कम्पेयर टू कि यहाँ पे हुआ क्या है। तो इसमें जो है ना वो एक यूनिटी भी है, और मीडिया सारा, चूंकि इस वक्त इंडिया ने जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर जंग इम्पोज की तो उसने तो एक आपको पता है सेंस ऑफ यूनिटी क्रिएट किया हुआ, लिहाजा जो फोकस था वो सारा फॉरेन पॉलिसी और इंडिया के हवाले से था। इसलिए आपने देखा होगा कि काफी उसमें जो है ना वो एक जो फोकस रहा है वो इंडिया पाकिस्तान रिलेशन और जो डेलीगेशन है उसका ये वाला ट्रिप, उसमें जो जो खासतौर पे मतलब मसला वहां होता है जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स और जो वो डिवीजन है उस पर बात होना शुरू होती है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। लिहाजा जो फोकस था वो डेलीगेशन भी, उन्होंने भी अपना फोकस इसी इशू को रखा, और जो जहाँ पे जर्नलिस्ट थे उन्होंने भी उसी इशू को लेके आगे बढ़े। जी मुर्तजा ठीक, जी बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। अभी आप जो बिलावल की बता रहे थे कि जो पेस उन्होंने सेट की थी अमेरिका में वो लंदन में भी कंटिन्यू रही, आपकी बातों से तो यही लग रहा है। उनकी कोई मुलाकातें, कोई उनकी ये वज़ीर आज़म साहब जो हैं यूके के या पार्लियामेंट है वहाँ मेम्बरान से भी कोई उनकी मुलाकातें हुई हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ओवरऑल 8, 10, 20 जो मेम्बरान होते हैं, आप जाते हैं, बातचीत करते हैं, सवाल जवाब का सिलसिला। आपने अभी अगेन ये तो बताया कि मीडिया से टॉक्स हुई हैं, थिंक टैंक से हुई हैं, हुकूमत के किन किन ये लोगों से बातचीत हुई है उनकी, और स्पेशली हाउस ऑफ लॉर्ड्स जब वहाँ पे गए, हाउस ऑफ कॉमन्स वगैरह में? वो देखिए हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इनकी तो यहाँ पर जो सीनियर फॉरेन ऑफिस मिनिस्टर हैं उनसे उनकी कल वहाँ पर मुलाकात हुई, बल्कि परसों उनसे वहाँ की मुलाकात हुई। फिर कल जो पाकिस्तान हाई कमीशन में यहाँ पे जो आपको पता है क्रिस्टियन टर्नर जो पाकिस्तान में हाई कमिश्नर रह चुके हैं और यहाँ पर अब वो फॉरेन ऑफिस में एक सीनियर पोजीशन पर है, वो खुद पाकिस्तान हाई कमीशन आए हुए थे। उसके अलावा फॉरेन ऑफिस के लोगों से उनकी तकरीबन 3 डिफरेंट मुलाकातें हुई। मुख्तलिफ जो क्रॉस पार्टी के जो इंग्लिश एमपीज हैं वो भी मिले और उन्होंने पाकिस्तान को अपनी हमायत का यकीन दिलाया, और फिर जो यहाँ पे ब्रिटिश पाकिस्तानी एमपीज हैं वो भी सारे उनसे मिले। तो ओवरऑल तो जो मीटिंग देखें तो उनकी ये जो इंगेजमेंट्स हैं वो तो अच्छी रही हैं, और वो उनको तकरीबन उतनी ही जो यहाँ गवर्नमेंट लेवल पे मुलाकातें मिली हैं जितनी इंडियन डेलीगेशन को मिली है। और ये मैंने उनसे पूछा भी था कि ये क्या ये भी वजह है कि पाकिस्तान की जो रीपोजिशनिंग हुई है इंटरनेशनल अफेयर्स में और जो रीजनल इस जंग के बाद, तो उन्होंने ये बात बिलावल ने तस्लीम भी की कि पाकिस्तान की जो पोजीशन है जियो पोलिटिकल और इंटरनेशनल लेवल तो पहले से तो बहुत बेहतर हुई है। तो मीटिंग द्वारा तो ओवरऑल जो इनकी यहाँ पे देखें तो जो मिशन लेकर ये आए हुए थे उन्होंने मीडिया के हद तक उन्होंने अपना काउंटर नैरेटिव भी अच्छा पेश किया, और जो मीटिंग्स थी वो भी उनकी अच्छी रही। अच्छा, माजी में हमने देखा कि यहाँ पे ये मुजाहरे करते थे, ये अभी पिछले दिनों जंग जब हुई है तो आपने हमें रिपोर्ट किया, तफसील से बताया था कि पाकिस्तानी जो हैं या वहाँ पे इंडियन जो हैं वो हाई कमीशन के सामने आए थे, मुजाहरे किए थे, बहुत सारी मतलब अनटूवर्ड सिचुएशन भी पैदा हुई थी। अब की दफ़ा हम देख रहे हैं कि जब हमारे डेलीगेशन है या इंडियंस के डेलीगेशन है तो ये एक्टिविटी हमें नज़र नहीं है, जो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, मतलब मेच्योरिटी है कि वो अपना केस पेश करना चाहते हैं, ब्रिटेन को फेयर इनफ वो पेश करें, पाकिस्तान जाना चाहता है ये अपना केस पेश करे। तो ये हमने चीज़ देखी कि इस दफ़ा मुजाहरे नहीं नज़र आए, ना पाकिस्तानी साइड से इंडियन डेलीगेशन के खिलाफ नजर आए, ना पाकिस्तान के खिलाफ कोई इंडियन साइड से वहाँ पे जो लोग रहते हैं इंडियंस तो उनकी तरफ से कोई नजर आए। इस पे कोई स्पेशल कोई हिदायत थी, कोई हुकूमत की तरफ से कोई दबाव था या थोड़ी सख्ती की गई थी, या वहाँ पे पाकिस्तानी या इंडियंस हैं थोड़े से डिसइंटरेस्टेड हुए इन तमाम मामला से?
अच्छा क्लासा साहब, वो तो मुजाहरे वाकई नहीं हुए उससे पहले मुजाहरे हुए थे। उस वक्त आपको पता है जो हालात बड़े गर्म थे, जंगी सूरत हाल थी, वो तो अब नहीं रही। अब डी एस्केलेशन हो गई है, सीजफायर चल रही है, तो वो जो उस वक्त जो पैशन थे ना, जो द पैशन दैट वर रनिंग हाई, अभी वो वाली सिचुएशन है नहीं। तो अभी तो जो है ना बैक टू नॉर्मल वाली सिचुएशन है, लिहाजा वो इस तरह का मुजाहरा कोई हुआ नहीं। और पिछली बार में जो मुजाहरा हुआ था वो एक्चुअली पाकिस्तानी ने नहीं पहले किया था, वो पहले इंडियंस आए थे, पाकिस्तान आए थे उस दिन। और अगर अब की बार वो सिचुएशन होती तो नो डाउट कि मेरा ख्याल है दोनों साइड ने रिस्ट्रेंट शो किया, चूंकि अगर एक साइड लोगों को भेजती जो कि पिछली बार हुआ था तो फिर दूसरे जो कम्युनिटी के लोग उठे थे उन्होंने भी उठना था। लेकिन उस चीज से बहुत क्लियरली आपने सही आइडेंटिफाई किया कि उस चीज से वो परहेज किया गया और उस तरह की कोई सिचुएशन पैदा नहीं हुई। अच्छा, वो वाला जी बात कर वो वाला जो एलिमेंट था ना काउंटर प्रोटेस्ट का, और वो दूसरा वो नहीं हुआ आपकी बात। अच्छा, इन दोनों साइड्स का, क्योंकि हम बहर आते जाते रहते हैं, पता चलता रहता है इंडियन पाकिस्तानी बहर जो है बड़ा इनका अच्छे रिलेशनशिप रहते हैं, बड़े मोहब्बत प्यार से रहते हैं, तो बल्कि लोग हैरान होते हैं, किसी को यकीन भी नहीं आता कि बॉर्डर पे जंगें होती हैं, वहाँ पे ये बड़े अच्छे तरीके से रहते हैं। तो अब जंग के बाद अगेन क्योंकि जंग ने थोड़े से तल्लुकात तो ख़राब किए थे, जो हमें नज़र भी आया था, वहाँ मुजाहरे किए गए थे। जंग के बाद कोई नॉर्मलिटी आई है रिलेशनशिप में पाकिस्तानीज़ और इंडियंस में, जो नेबर हैं, इकट्ठे रहते हैं, एशियंस हैं वहाँ पर, या वही माहौल चल रहा है अभी जो पाकिस्तान और इंडिया का यहाँ पे है, एक एलिमेंट ऑफ हॉस्टिलिटी मौजूद है? अच्छा देखिए, वो वाली तो हॉस्टिलिटी जो एक जो अभी नफरत आई है ना, वो जो थोड़ा सी जो सस्पेशन आई है वो तो काफी अर्सा वो रहनी है। लेकिन जो उस वक्त जो एक मतलब बिल्कुल एक सिचुएशन आ गई थी ना कि वो फेस टू फेस वाली, वो सिचुएशन खत्म हो गई है। और अभी उसके बाद हमने देखा है कि जब से सीज फायर हुआ है वो चूंकि एक्चुअली बड़ी एक अनयूजुअल सिचुएशन हो गई थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन थी सबके लिए, कि लिटरली मतलब जो है ना वो न्यूक्लियर जंग छिड़ने जा रही है। अब फिर दोनों कम्युनिटीज ने अपना अपना जोर लगाया, और वो भी अगेन ये हुआ था कि वो पाकिस्तान तो मतलब नहीं कर रहा था, पाकिस्तान के हाई कमीशन के ऊपर आगे पूरे वो 250-300 बंदा, और उन्होंने एक बिल्कुल आकर वहां पर जो गालम गलोच किया, उसके बाद जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उन्होंने रिएक्ट किया। तो उस रिएक्शन देने के बाद मेरा ख्याल है जो इंडियन साइड है उस पर ये रियलाइजेशन हुई है कि अगर वो इस तरह की कोई चीज एनकरेज करते हैं तो उनके साथ खुद भी ये वाकया पेश आ सकता है। लिहाजा उधर से भी हमने देखा है कि रिस्ट्रेंट सामने आई है, और पाकिस्तान की तरफ से तो पहले भी ऐसे हालात नहीं थे। अच्छा, तो अभी ये आपने जो बातें बताई हैं, 2-3 दिनों में बिलावल ने खासी मतलब मुलाकातें की हैं, इंटरव्यूज़ दिए हैं, एंगेजमेंट्स की हैं, तो अगेन इससे लगता है जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है या हाई कमिश्नर है डॉक्टर फैसल साहब और उनकी टीम जो है, उन्होंने अच्छा खासा होमवर्क करके रखा हुआ था, पहले से चीज़ें लाइन अप की हुई थी, मुलाकातें, इंटरव्यूज़, मीडिया या वहाँ पे आपके थिंक टैंक्स वगैरह। सो डॉक्टर फैसल और उनकी टीम के हवाले से अगेन कि लगता यही है कि आपकी बातों से और उनकी मसरूफियात से कि होमवर्क खासा किया गया था, जो कि इंडियन साइड पर हमेशा नज़र नहीं आया इतना। ये बात बहुत क्लियर है कि जो हमने ये बड़ा वाज़ेह तौर पे देखा है कि डॉक्टर फैसल ने और उनकी टीम ने वैसे काम बहुत अच्छा किया हुआ था। एक तो उनकी नॉन स्टॉप 24 आवर्स की एंगेजमेंट तो हमने देखा उनको भागते दौड़ते हुए, वो तो बिल्कुल सामने था। लेकिन जो मीटिंग और जो उन्होंने एंगेजमेंट जो रखी थी एक्चुअली वो सारी उन्होंने सेट की हुई थी, वो चाहे फाइनेंशियल टाइम्स के एडिटोरियल बोर्ड के साथ हो, चाहे BBC, रेडियो 4, ये वाली जो एंगेजमेंट थी जो बड़ी अच्छी हाई प्रोफाइल एंगेजमेंट थी, जो डॉक्टर फैसल ने और उनकी टीम है उन्होंने नहीं करवाई हुई थी। तो वो उन्होंने मेरा ख्याल है कि बिल्कुल जो पूरा विजिट था वो उसका टू द स्क्रिप्ट जो है ना उसको डिलीवर किया है। तो मतलब एक होता है ना कि कभी कभार होता है कि कोई मिशन आया और एक मीटिंग की और फिर गायब हो गए, शॉपिंग पे चले गए। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि सुबह 7:30-8 बजे शुरू करते थे और ये रात को 11-12 तक, और फिर जाते थे, सोते थे, अगले दिन आके फिर, और ये थ्रू आउट जो वीकेंड पे ये पहुंचे हैं, मंडे, ट्यूसडे और आज वेडनेसडे, इनकी नॉन स्टॉप पूरे डेलीगेशन की जो उनका वो जो एंगेजमेंट रही है, और अब फिर वो यहाँ से ब्रसेल चले गए। अच्छा, वो कहते हैं ना हमारे यहाँ आने लाइटर नोट के पैसे पूरे किए हैं, मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं 3 दिन की जो मेहनत थी हमें नजर आ रही थी, पैसे पूरे हुए हैं, जो खर्चा होता है डेलीगेशन पे आने लाइटर नोट पैसे बिल्कुल 100% हमने देखा है कि पैसे पूरे हुए हैं, और इसमें तो कोई वो शक वाली बात नहीं है, पैसे बिल्कुल पूरे हुए हैं और उन्होंने हार्डवर्क डाला। और अब ये ब्रसेल्स जा रहे हैं मुर्तजा, अभी वो इस वक्त वो ब्रसेल्स थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। ब्रसेल्स में इंडियन फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद थे, आई एम नॉट श्योर अब वो मौजूद हैं कि नहीं, लेकिन उनकी भी काफ़ी मीटिंग्स जो हैं वो वहाँ पे हुई हैं, जो जयशंकर साहब हैं, और ट्रेड वगैरह के हवाले से भी बातें हुई हैं, काफ़ी सख्त बातें उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से एक दफ़ा फिर की हैं वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे मिलकर। क्या एजेंडा होगा बिलावल और उनके जो हमरा लोग हैं
सिर्फ जो है वो बात टेररिज्म, कश्मीर और इन इश्यूज पे होगी या कोई ट्रेड भी उसका हिस्सा होगा, तो क्या उनका भी एजेंडा है? आई थिंक दोनों जो अतराफ हैं वो एट द सेम टाइम शायद ब्रसल्स में मौजूद होंगे। वो इंडियन डेलीगेशन तो वो उनकी तो एंगेजमेंट खत्म हो चुकी है। बिलावल और उनके जो डेलीगेशन है वो वहां पे पहुंचे। उनके देखिए दो मकासद हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम इंडियन से पीछा नहीं कर रहे, हम कर ये रहे हैं कि हम अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू, अपना केस है वो हम दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो इसमें इनकी एंगेजमेंट जहाँ पे जो सामने नजर आ रही है वो बहुत क्लियर है। और वो ऑब्वियसली जो उनकी जो जयशंकर का और जो इंडियन डेलीगेशन के इस हवाले से जो भी मौक़िफ़ अभी तक सामने आया, पाकिस्तान वो अपने हिसाब से उनको वो फुली वो उनको डेफिनेटली उनको काउंटर कर रहे हैं। और वहां पर भी जो उनका जो मिशन ये यूं लग रहा है कि ये वहां पर जारी रहेगी। अच्छा मुर्तज़ा, अब ये जो वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल है, जो अभी रबिया ने भी बात की इनका बिलावल का और इनके पूरे डेलीगेशन का, वो हम देख रहे हैं कि वो मल्टीप्लाई हुआ, मैनीफोल्ड हुआ है, ज़्यादा हुआ है। और स्पेशली अमेरिका से विजिट आने के बाद उनका ये कहना है कि अमेरिकन जो है वो कान से पकड़ कर इंडिया को लाएंगे और कश्मीर पे बातचीत होगी, मसला हल होगा। ये क्या मतलब है? उनको कोई अमेरिकन की तरफ से कोई ऐसी एश्योरेंस कराई कि आज अमेरिकन भी कह रहे हैं, वहाँ से भी स्टेटमेंट आ रहा है कि जनाब के ट्रम्प साहब जो हैं वो अपनी टेन्योर में कश्मीर का मसला हल कराएंगे। सो डू यू थिंक कि कोई उनको एश्योरेंस वहाँ से मिली है, कोई उनको बताया कि अमेरिकन ये उनके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि ट्रम्प साहब जो है वो इंडिया को बिठाएंगे? इंडिया तो बड़ा मतलब ओपनली वो इस चीज़ को डिनाई करते हैं कि हम पाकिस्तान पे कोई मुज़ाकरात ऐसा सच कोई बात नहीं करेंगे। सो व्हाट मेक्स हिम सो कॉन्फिडेंट बिलावल को? देखिए बिलावल का जो अभी तक जो उनका आज भी उन्होंने ये कहा जी कि जब मौका आया तो वो उनको कान से पकड़ के उनको टेबल पे बिठाएंगे। ये आज भी उन्होंने पाकिस्तान हाई कमीशन में कहा है। अब ये क्या होता है या नहीं होता, ऑन द टाइम विल टेल, बिकॉज एक बहुत बड़ी ट्रेड पार्टनरशिप है दोनों मुल्कों की, बहुत हाई लेवल पे। और इसमें इस ट्रेड पार्टनरशिप एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपको पता है कि वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स इमोशंस के ऊपर और वो हकायक के ऊपर तो नहीं चलती। वो तो बहुत सारी, तो सबसे बड़ी रियलिटी तो ट्रेड है और पैसा है। तो वो ऑब्वियसली इंडिया के साथ एक बड़ी पार्टनरशिप है। ट्रम्प ने तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जितना उन्होंने कश्मीर के हवाले से, इंडियन लीडरशिप के हवाले से जो उन्होंने खासतौर पर पाकिस्तान लीडरशिप की तारीफ की है, मेरा ख्याल नहीं कि हिस्ट्री में कभी किसी एक प्रेसिडेंट ने इतनी तारीफ की है जिस तरह उन्होंने पाकिस्तानी लीडरशिप को खासतौर पर कहा कि बड़ी वाइज लीडरशिप है। और मतलब वो आप और मैं सारे ही हैरान हुए हैं कि ये हो क्या रहा है। तो वो उन्होंने एक माहौल तो ट्रम्प ने क्रिएट किया है। बल्कि जिनकी तारीफ हो रही है ना, आपकी मैं बात काट रहा हूँ, जिस पाकिस्तानी लीडरशिप की तारीफ हो रही है, ट्रम्प साहब कर रहे हैं या बाकी कर रहे हैं, वो खुद भी हैरान हैं कि जनाब के वाकई हमारे अंदर इतनी अच्छी चीजें हैं जो ट्रम्प साहब जिनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसमें मतलब वो जाहिर है वो माहौल बना हुआ, बिलावल मेरा ख्याल है उसी चीज को आगे लेके चल रहे हैं। और आपने देखा होगा आज न्यूज में स्टोरी भी है कि उसने आज ही जो स्टेट डिपार्टमेंट है उन्होंने कहा है कि वो जो ट्रम्प ने जो बातें की हैं वो डूएबल है। और वो मतलब स्टेट डिपार्टमेंट ऑब्वियसली जो डोनाल्ड ट्रम्प की जो स्टेटमेंट है कश्मीर के हवाले से, जो पीस एफर्ट के हवाले से, उसको एंडोर्स कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए देखें जो डिप्लोमेटिकली तो पाकिस्तान के लिए ये एक विनर सिचुएशन तो रही है कि डोनाल्ड ट्रम्प मतलब इतना बड़ा एक इन्फ्लुएंशियल यूएस प्रेसिडेंट उठकर अगर आपके मौक़िफ़ की और आपकी बातचीत की तारीफ कर रहा है तो ये तो काफी बड़ी बात है। अच्छा, ये हम देख रहे हैं कि शायद हो सकता है इंडियंस खुद भी पछता रहे हो, मोदी साहब भी पछता रहे हो जंग शुरू करके अगेन, क्योंकि जिस तरह कश्मीर का मसला ये आया है, उठकर सामने है, पिछले कुछ 4-5 सालों में तो ये हमें नज़र नहीं आता। दोनों साइड्स पे खामोशी थी। पाकिस्तान भी अपनी उस पर वो क्या कहते हैं फेट पे चुप करके बैठ गया था, कश्मीर को भी उन्होंने अपने एनेक्स कर लिया था। ऑल ऑफ सडन इस जंग ने तो दोबारा एक मेन इशू बना दिया पूरी दुनिया में। वो शायद आपके यूरोपियंस हों, अमेरिकन हों, दुनिया भर में सबको। तो इंडियंस माइट भी रिपेंटिंग कि जनाब के जंग शुरू करके हम अपने नुकसान कर बैठे हैं कि ये तो कश्मीर का मसला टॉप प्रायोरिटी बन गया पूरी दुनिया के लिए। जी जी राशिद साहब, ये तो बहुत क्लियर है। देखिए इंडिया के जो वो कहते हैं मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस, इंडिया ने एक अपना प्लान बनाया हुआ था और वो बिल्कुल एक इल्यूजन में शायद उन्होंने प्लान बना लिया कि पाकिस्तान हमको रीजनल बहुत बड़े बदमाश है, हम जाकर उनको मार के आ जाएंगे, उनको पूछेगा नहीं। तो उन्होंने अपने हिसाब से जो करना था वो किया और उसके बाद पाकिस्तान ने जो रिस्पॉन्स दिया, इंडिया एक्चुअली ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, इंडिया इसके लिए रेडी भी नहीं था, बहुत मिलिटरीली और डिप्लोमेटिकली। तो ये तो इंडिया के लिए एक मतलब देखें, अब इंडिया के अंदर काफी आवाजें उठ रही हैं। इंडिया नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को अपोजिशन का सामना है।
और जो इंटरनेशनली भी देखा गया कि देखें इंडिया के पास कोई एविडेंस नहीं है पहलगाम अटैक का। इंडिया के पास एक होता है ना कि दुनिया को देखे, दुनिया कन्विंसिंग पावर पे चलती है, तो वो वाली चीज जो इंडिया मतलब पहले बड़ा आसानी से कर लिया करता था, या हर दुनिया के भी इंडिया को डिफरेंट लेंस से देखता था, वो अब की बार इंडिया के लिए बहुत एक मुश्किल प्रोपोर्शन रही है। अच्छा मुर्तजा, ये बताइएगा, आप जैसे बता रहे हैं कोई हमें अपनी उसका पता है, बंदे को रियलिस्टिकली हम बात करते हैं कि हमारी कोई इतनी बड़ी स्टैंडिंग डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में नहीं थी। ऑल ऑफ सडन जो चीज़ें हुई हैं हमें भी यकीन नहीं आ रहा कि दुनिया हमारे साथ खड़ी होगी, और इंडिया इतना बड़ा मुल्क, इंडिया के एरोगेंस, इंडिया की इकॉनमी, इंडिया की मिलिट्री और पता नहीं बला बला, और मोदी साहब का 56 इंच का उनका चेस्ट के वो कहते थे कि इतने इंच की मेरी छाती है, वो तमाम चीज़ें कहीं पे काम नहीं आई। हम इतने ज़्यादा अच्छे हो गए या दुनिया थोड़ी सी उससे इंडिया से तंग आई हुई है? वो देखे, मेरा ख्याल है कि जो ट्रम्प की अपनी जो उनकी जो देखे उन्होंने जो ट्रांसनेशनल डिप्रेशन किया है, जो इन मुल्कों में जाकर उन्होंने एग्रेशन किया है, तो वो एक बहुत बड़े फैक्टर्स हैं। तो इंडिया को जो है ना उस तरह से मतलब इंडिया की वो डिसलाइक बढ़ी है, इसलिए कि वो को वाइज लीडरशिप के तौर पे नरेंद्र मोदी को नहीं देखते। वो ट्रेड पार्टनर के हिसाब से तो बहुत सीरियसली वो उनको ले रहे हैं, लेकिन उनको जो इंडिया की जो अपनी पोजीशन है इस हवाले से, उस पर दुनिया के बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात है, और वो बहुत क्लियर है कि जो उन्होंने किया उसके बाद उनके लिए जो है ना वो हालात तो काफी उनके लिए वो वाले नहीं रहे जो पहले से। अच्छा लास्टली सर, हम देख रहे हैं कि शशि थरूर साहब जो हैं वो अपने पूरी डिप्लोमेटिक टूर करके वो दिल्ली वापस पहुंच गए हैं। हमारे मिशन जो है अभी तक आप बता रहे हैं कि 2 बड़े स्टेशंस के बाद आप वो ब्रसेल्स चले गए, तो डू यू थिंक कि शशि साहब जो हैं कुछ डेंट डाल सके हैं कुछ दुनिया भर में, क्योंकि लंदन भी आए, अमेरिका भी गए, कुछ और भी 2-3 मुल्कों में गए, तो ही इज़ बैक टू दिल्ली। वो तो उसके बाद तो स्टोरी एंड से यार ख़त्म होगी, बस जो डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव थे जो उन्होंने करना था, और हम भी टूर फिर के इसी तरह हमारा भी डेलीगेशन जो है वो मेरा ख्याल है अगले हफ्ते तक वापस आ जाएगा। सो इट विल बी एंड ऑफ द स्टोरी। देखिए जो हम बैलेंस अगर आप देखें ना, तो जो होप थी उनकी क्या वो जो डिलीवर करने जा रहे हैं वो करेंगे, जो इंडिया में जो हाइप बनी थी वहाँ के नेशनल मीडिया ने बनाई थी, फ्रैंकली स्पीकिंग वो हो नहीं सकी है। और वो जो उनसे उम्मीदें थी, एक्सपेक्टेशन उनकी, सबसे आप देख लें कि वायरल वीडियो है जिसमें वो गाना गा रहे हैं, और वो मतलब उनके ऊपर क्रिटिसिज्म ये है कि वहाँ पे आप पहलगाम की शोधा का केस करने गए, वहाँ पे आप खाना खा रहे हो और आप पूरा डेलीगेशन गाने गा रहे हैं, और गजल की महफिल है वो, तो वो उस हवाले से तो उनके लिए फ्रैंकली ये डिप्लोमेटिकली तो एक ये सेटबैक रहा है ये उनको। और उसके कंपैरिजन में आप पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान को मीटिंग भी अच्छी मिली है, एक्सपोजर उनको अच्छा मिला। चले, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच सर, वेरी काइंड, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा फॉर जॉइनिंग अस। मुर्तज़ा अली शाह हमसे बात कर रहे थे, जो बरतानिया में मौजूद था पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक मिशन। अब उनका कहना है कि वो ब्रसल्स जा चुके हैं। ब्रसल्स में जो है वो इंडिया के जो फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं जयशंकर, वो भी वहाँ पे जो है वो मौजूद हैं। उन्होंने काफ़ी सख्त स्टेटमेंट्स जो हैं वो भी दिए हैं पाकिस्तान के हवाले से। लेट्स सी पाकिस्तान डिप्लोमेटिक मिशन जो है वो वहाँ जाता है और किस किस्म के जो है वो नैरेटिव पेश करता है। इस हवाले से हम बात कर रहे थे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ मजीद स्टोरीज हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। पीटीआई लीडरान को उम्मीद थी कि ईद से पहले जो है वो रिहाई मिल जाएगी, और इस किस्म की बातें जो है वो हम देख रहे थे कि बानी पीटीआई को जो है वो रिहाई मिल जाएगी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि उनका जो केस है इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस में जो सजा मौतली की समाअत है वो मनसूख हो गई है। पीटीआई रहनुमाओं ने कुछ बयानात भी दिए हैं आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, और ख़ासतौर पर अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने काफ़ी सख्त बातें की। उन्होंने कहा कि अगर हम पे गोलियां चलाई गई या हम पे हथियार उठाए गए तो हम भी वही करेंगे। क्लासरा साहब कैसे देख रहे हैं? एक दफ़ा फिर जो है वो बड़े एक तो मायूस भी नजर आए, क्योंकि जाहिर है ईद से पहले रिहाई की बातें हो रही थी। हम इस पर काफ़ी दफ़ा डिस्कशन कर चुके हैं कि किस तरह से ये रिहाई की बातें जो हैं वो एकदम से आ जाती हैं, और चाहे यूट्यूबर्स करें चाहे लीडरान करें, और फिर अब जो है वो मायूस नजर आ रहे हैं और एहतजाज और उसकी बातें कर रहे हैं। तो हथियार की भी बातें की हैं अली अमीन गंडापुर साहब ने। मुझे याद है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है दरमियान में, आपको याद होगा हमारे पास अगर शेर अफजल मरवत साहब आए थे तो उन्होंने इंकशाफात किए थे, आपको याद होंगे, हमारे देखने वालों को भी याद होंगे। उसमें तो उन्होंने ये कहा था कि इमरान खान साहब जो हैं वो इन पे अली अमीन गंडापुर साहब पे ट्रस्ट नहीं करते। यहाँ पर मैं नहीं कह रहे, शेर अफजल मरवत साहब ने कहा था, एंड इज़ वेरी क्लोज टू
इनके अली अमीन गंडापुर साहब के साथ बड़ा अच्छा तल्लुक़ है। उन्होंने कही मैंने हरसद मौत से बातें सुनी हैं और वो बहुत ज़्यादा डिसहार्टन थे, हार्ट ब्रोकन थे और वो तो ये वज़ारत आला छोड़ना चाह रहे थे। उन्हें बड़ा दुख था कि इमरान खान साहब ने उन्हें ये कहा है कि ये जो बुशरा साहिबा को दोबारा जेल भिजवाया गया है ये तुमने भिजवाया है। मतलब अली अमीन गंडापुर ने फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर दोबारा बुशरा साहिबा को भिजवाया, जो मुझे समझ आई थी शेर अफजल मरवत साहब की गुफ्तगू से। सो एक तो टाइम ये था कि वो वज़ारत आला छोड़ने पे तैयार थे, उन पे खान साहब को भरोसा नहीं था। बुशरा साहिबा उन पे इल्ज़ामात लगा रही थी, बल्कि अगर आपको याद हो जो उनकी बहन है बुशरा साहिबा की मरियम अगेन ये होगा वट्टू साहिबा, उन्होंने भी ट्वीट्स किए इसी तरीके से कि मेरी बहन को अगवा करके ले गए हैं पेशावर में। सो इन पे तो बड़े सीरियस डाउट्स हैं, खुद इमरान खान साहब को हैं, अली अमीन गंडापुर साहब पे, बुशरा साहिबा को हैं, बुशरा साहिबा की बहन को हैं, बहुत सारे पार्टी के लोगों के हैं। वो समझते हैं कि शायद वो फौजी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं, ये उन्हीं के बंदे हैं। सो इन तमाम चीज़ों को अगर सामने रख के देखा जाए, और ये प्लस इमरान खान साहब ने कहा था ईद के बाद जो हम ये करेंगे, ये प्रोटेस्ट करेंगे, हम जल्द से जुलूस करेंगे, एहतजाज करेंगे, तो खान साहब ने कहा वो तो मैं जेल से खुद बैठ के करूँगा और उमर अयूब साहब के ज़रिए करूँगा। उसमें अली अमीन गंडापुर साहब को कहा था कि आपका कोई रोल नहीं होगा, आप सूबा चलाएँ। ऑल ऑफ सडन फिर अली अमीन गंडापुर साहब नमूदार भी हो गए, उनका हार्ट भी ठीक हो गया, उनकी उदासी, उनकी मायूसी, इमरान खान साहब का शक शकूक, बुशरा साहिबा की नाराज़गी, वो सारी चीज़ें ठीक हो गई। आज वो कहते मैं तो गन उठा के आऊँगा। लास्ट टाइम आपको याद होगा उन्होंने जनाब सर पे कफन बांध कर आए थे और घर वालों को वसीयत करके आए थे कि मेरे जनाजे पढ़ लेना। अब वो कहते हैं हम सुरंगें खोदनी पड़ेंगी, सुरंगें खोद देंगे। बहरहाल एनीवे आई लाइक अली अमीन गंडापुर साहब, बड़ी एंटरटेनमेंट रहती है। चले थोड़ी सी सियासत में कुछ दिनों से जंग आ गई थी दरमियान में ना, ज़रा थोड़ी सी वो हो गई थी, काम ढीला हो गया था सियासी तौर पर, जंग थोड़ी सी पीछे चली है। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने दोबारा अपना फायर वर्क और बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की स्टेटमेंट देनी शुरू की हैं। एंड आई लाइक दिस जेंटलमैन। मैं दिल से कह रहा हूँ, मुझे अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं तो इस हवाले से बड़े पसंद हैं कि फायर वर्क करते रहते हैं। तो ये इतना फायर वर्क करते रहते हैं, तो क्या वजह है कि फिर खान साहब ने ये जिम्मेदारी जो है वो उमर अयूब तो चले ठीक है, सलमान अकरम राजा साहब को भी दे दी थी। ये दो नाम लिए थे उन्होंने और उन्होंने कहा था ये चलाएंगे तहरीक और ये उसको लीड करेंगे, लोगों को जमा करेंगे। जबकि हमने देखा है पहले भी जो तहरीक की बातें हुई हैं या जो भी लोग आते हैं केपी से आते हैं, अली अमीन गंडापुर जो है वो बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं। लेकिन वही वाली बात जो आपने कही, जैसे कि मरवत साहब ने भी कहा था कि उनका भरोसा जो है वो शायद नहीं था अली अमीन गंडापुर पे, लेकिन फायर वर्क तो वो लेफ्ट राइट एंड सेंटर जब उनको मौका मिलता है, मीडिया नजर आता है, माइक नजर आता है, वो कर रहे होते हैं। और फिर अलीमा खान साहिबा के साथ खड़े थे जो कि बहुत क्लोज हैं अपने भाई से। तो ट्रस्ट इशू कुछ समझ नहीं आता। वो बात आपकी भरोसे वाली ठीक है, लेकिन अब वो कहते हैं ना कि आपके मुखालिफ का मुखालिफ भी तो आपका दोस्त हो जाता है ना। अब अलीमा खान साहब और बुशरा साहिबा की नहीं बनती, एवरीबॉडी नोज। अब इसमें कौन सा राज है? बुशरा साहिबा इनको नहीं पसंद करती अली अमीन गंडापुर साहब को, तो अली अमीन गंडापुर साहब और फिर अलीमा खान साहिबा का थोड़ा सा एक वर्किंग रिलेशनशिप तो समझ में आती है, इसलिए वो कैमरे पे नज़र आ रहे थे, इकट्ठे भी थे, और जिस पे उन्होंने अलीमा खान साहिबा ने दो चार बातें भी की हैं। अब सवाल ये है कि आपने कहा कि उन्होंने जिम्मे लगाया, तो ये जब इनकी जिम्मेदारी नहीं लगाई गई अली अमीन गंडापुर साहब की कि आपने कुछ करना है या नहीं करना, बंदा लाना है या नहीं लाना, वो खुद से कह रहे मैं हथियार लेकर आऊँगा। और आपको याद होगा इनके बारे में नाम लिए बगैर सलमान अकरम राजा साहब ने बड़ा दिलचस्प एक तबसरा किया था पिछली दफ़ा जब हुआ। उन्होंने कहा जनाब ये आते हैं 8-10 हज़ार, नाम तो नहीं लिया था बट ऑल वी नो के अगेन उन्हीं के जिक्र हो रहा था। उन्होंने कहा ये आते हैं 8-10 हज़ार वहाँ से बंदा लेकर साथ आते हैं KPK से, तो 2-4 हज़ार बेचारा उनको पुलिस वाले मारते हैं, वो ज़ख्मी हो जाते हैं। 2-3 हज़ार जो है पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। ये 2-4 उनको मतलब 4-5 हज़ार बंदा इस्लामाबाद में देकर ये वापस ये पेशावर इधर से मनोल से पतली क्या कहते हैं यहाँ से इधर से निकल जाते हैं, इस ये पहाड़ियों से वो निकल जाते हैं खुद। तो उनका कहना यह था कि जनाब आप हर दफ़ा आकर 3-4 हज़ार बंदा जो है वो इस्लामाबाद पुलिस को, लॉ एनफोर्समेंट को दे जाते हैं बेचारे, उनके वालदैन बहन भाई कोई आके ज़मानतें करवाते हैं, जेलों में जाते हैं, थाने वालों को मिन्नत तरले सब कुछ करते हैं, और 3 महीने बाद फिर बंदे लेकर आ जाते हैं, फिर 2-4 हज़ार बंदा पकड़वा के चले जाते हैं वापस। सो उनका कहने का मतलब ये था कि अगर इनकलाब लाना है तो जनाब कोई 4 लाख बंदा लाना पड़ेगा। अब इमरान खान साहब ने अगर उनकी ड्यूटी लगाई अली उनके सलमान अकरम राजा साहब की, तो उम्मीद करते हैं कि वो सलमान अकरम राजा साहब 4 लाख बंदा ले आएंगे इस्लामाबाद में, उसके बगैर तो उनका ख्याल है रेवोल्यूशन नहीं आएगा। और भी कुछ मजीद बातें हैं जो उन्होंने की हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने, कुछ और लीडरान ने भी, उस पर भी जो है वो मैं आपका कमेंट चाहूंगी, लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं पहले और फिर ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।
वेलकम बैक नाजरीन। हम बात करें अल कादिर ट्रस्ट केस के हवाले से जो आज फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुना नहीं जा सका और पीटीआई लीडरान जो हैं वो काफी मायूस नजर आए हैं। क्लासा साहब, जरताज गुल साहिबा तो कहती हैं कि 1 रुपए की भी करप्शन साबित नहीं हो सकी इस केस में। बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट है और बड़ा आपको याद होगा, इससे पहले ना हमारी लीडरशिप जो है ना ये बड़े इंटरेस्टिंग इस तरह के करप्शन केसेस में ना बयानात देते रहते हैं। जब इमरान खान साहब जो है वज़ीर आज़म थे और शहबाज हमारे वज़ीर आज़म मौजूदा जो है उस वक्त पोजीशन में थे, तो शहबाज शरीफ साहब जो है इन पे 16 बिलियन रुपीज़ का मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा था FIA में। तो शहजाद अकबर साहब और बाकी जो हैं वो इनको ये परसू कर रहे थे और वो कहते थे ये क्लोज एंड शट केस है, ट्रांजैक्शन सब कुछ हमारे पास सबूत हैं, घर के मुलाजमीन के नाम पे पैसे कैसे है कैसे है। बिल्कुल उन्होंने कहा जनाब ये अदालत में जाने वाला है और ये सज़ा हो जाएगी इनको शहबाज शरीफ साहब को। तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब कहते होते थे, बड़े मशहूर ज़माना है, उनके बहुत सारे अगर TV पे उनके बयानात पड़े हुए हैं, कौमी असम्बली में तकरीरें हैं, वो कहते थे एक धेले की करप्शन भी साबित करके दिखा दे मैं मान लूँगा। तो मैं उस वक्त भी कहता था कि शहबाज शरीफ साहब ठीक कह रहे हैं, एक धेले की करप्शन नहीं है, ये 16 बिलियन रुपीज़ की अगर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। तो शहबाज शरीफ साहब ठीक कह रहे हैं। सो जानबूझ के कहा जाता है कि एक धेले की करप्शन नहीं है, 1 रुपए की करप्शन नहीं। अब यही बात ये उस पर कह रही हैं, जरताज गुल साहिबा कह रही हैं कि 190 मिलियन पाउंड केस में 1 रुपए की करप्शन नहीं है। तो मेरा फिर वही जवाब होगा कि बाकी 1 रुपए की तो है नहीं है। 190 मिलियन पाउंड की जो केस था इसमें 450 साढ़े 400 कनाल मलिक रियाज ने दी है, 20-30 करोड़ रुपया कैश दिया है, उन्होंने डोनेशन दिया है। फिर उनकी बुशरा साहबा की हीरे की अंगूठियाँ 4-5 वो थी, वो तो ठीक है, 1 रुपए की करप्शन तो नहीं है, इसमें तो अच्छे खासे पैसे हैं, इसमें अच्छा खासा मतलब माल है। सो लीडरशिप का ना बड़ा स्टाइल है। शहबाज शरीफ साहब कह दें एक धेले की करप्शन नहीं है और कसम भी उठा देंगे जो कि ठीक होगी, क्योंकि एक धेला तो नहीं है भाई, 16 अरब है। जरताज गुल साहब भी ठीक कह रही हैं भाई जनाब ये तो कोई 1 रुपए की तो है नहीं, इसमें तो अच्छी खासी रकम है, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का पूरा पैकेज बनता है। सवाल यह है कि मलिक रियाज किसी को 400 कनाल या वहाँ 20-30 करोड़ रुपए या वहाँ हीरे की अंगूठियाँ जो हैं बुशरा साहब को क्यों देगा? वाई मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है कि ट्रस्ट बना रहे हैं भाई, आपको ही क्यों ट्रस्ट बनाने के पैसे देगा? वो खुद क्यों नहीं बना सकते? उनके अपने ट्रस्ट भी हैं, वो ABCD किसी को दे दें। आप इसको करप्शन नहीं समझते। वजीर आजम और उनकी फैमिली जो है वो पैसे ले रहे हैं एक प्रॉपर्टी टैकून से, हीरे की अंगूठियाँ ली जा रही हैं, माल लेन देन हो रहा है, 190 मिलियन पाउंड उसका एडजस्ट हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में। वो कहते हैं 1 रुपए की करप्शन नहीं है। आपके शहबाज शरीफ साहब कहते हैं एक धेले की नहीं है, ये कहते हैं 1 रुपए की नहीं है। ये तो फिर पूरी कौम करप्शन करते हैं। ये तो हमारे लीडर तो बड़े नेक पाक हैं, ये तो 1 रुपए की करप्शन भी नहीं करते, एक धेले की नहीं करते। ठीक जी क्लासा साहब, इसी पॉइंट पे जो है वो आज की क्लोजिंग की तरफ जाते हैं। जो केस था 190 मिलियन पाउंड्स का, सजा मौतली की समाअत जो है वो एक दफ़ा फिर मनसूख हो गई, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं सुनी गई। आज के लिए इतना ही नाजरीन, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।